लेकिन सबसे पहले हम आपको आज ये बताने वाले हैं कि कोई भी किला बाहर से नहीं बल्कि अंदर बैठे गद्दारों से ढहता है। और आज रशिया के साथ भी यही हुआ है। 1 जून को यूक्रेन ने रशिया पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है, जिसमें रशिया के 4 एयरबेसेस और 41 विमानों को निशाना बनाया गया। पहली बार ऐसा हुआ है जब यूक्रेन के ड्रोन्स रशिया में इतना अंदर तक घुस आए, जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप इस नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो यूक्रेन ने रशिया के 4 एयरबेसेस पर ड्रोन हमले किए, जिनमें एक एयरबेस यूक्रेन की सीमा से 4300 किलोमीटर दूर है, दूसरा 1800 किलोमीटर दूर है, तीसरा 800 किलोमीटर दूर है और चौथा एयरबेस जो है वो 520 किलोमीटर दूर है। अगर यूक्रेन के आधे दावे भी सही हैं तो यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया का पहला ऐसा हमला होगा जब किसी देश ने अपनी सीमा से 4000 किलोमीटर अंदर किसी एयरबेस की हवाई पट्टी और वहां खड़े विमानों को नष्ट किया है। देखिए, ये आप नक्शा दोबारा से देखिए और इस नक्शे से आप ये समझ पाएंगे कि यूक्रेन छोटा सा देश, उसने कितना अंदर तक जाकर रशिया में यह हमला किया है। रशिया और पूरी दुनिया खुद हैरान है। एक हमला 1800 किलोमीटर अंदर, एक 800 किलोमीटर, एक 520 किलोमीटर और एक हमला तो लगभग 4500 किलोमीटर अंदर जाकर रशिया में उन्होंने किया है। Что творится, я не знаю даже, что это сейчас взорвалось. पूरी दुनिया को लग रहा है कि यह हमला रशिया की वायुसेना और उसके एयर डिफेंस सिस्टम की एक बहुत बड़ी हार है। लेकिन सच यह है कि रशिया इस युद्ध में यूक्रेन के फ्रंट पर नहीं बल्कि उस हाफ फ्रंट पर हारा है जो उसी के देश में मौजूद है। आपको याद होगा, हमारे अपने देश में भी अक्सर इस हाफ फ्रंट के खतरे को लेकर काफी चिंता जताई जाती है। ये हाफ फ्रंट, ये आधा मोर्चा क्या है? ये हमारे अपने देश के लोग होते हैं जो गद्दारी करते हैं। और इसीलिए आज रशिया पर हुए इस हमले से आप ये समझ सकते हैं कि ये आधा मोर्चा यानी हाफ फ्रंट किसी भी देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, एक जीतते हुए देश को हरा सकता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये एक एयर स्ट्राइक थी, जिससे यूक्रेन ने अपने देश से ही रशिया के एयर बेसेस पर ड्रोन हमले किए और रशिया के विमानों को नष्ट कर दिया। लेकिन सच ये है कि ये हमला पारंपरिक तरीकों से हुआ ही नहीं। यूक्रेन के मुताबिक उसने 117 कॉम्बैट ड्रोन्स की एक यूनिट बनाई, जिन्हें सबसे पहले तस्करी के जरिए रशिया में उन एयर बेसेस के पास तक पहुंचाया गया जिन पर हमला होना था। और इस तस्करी के लिए ऐसे ट्रकों का इस्तेमाल हुआ जो खाने पीने या रोजमर्रा के सामान को यूक्रेन की सीमा से रशिया में लेकर आते हैं। ऐसे ट्रकों का इस्तेमाल हुआ जिन पर कोई शक नहीं कर सकता। रशिया को शक ना हो इसके लिए लकड़ी के ऐसे बॉक्स या लकड़ी के ऐसे केबिन्स बनाए गए इन ट्रकों में, जिनमें इन कॉम्बैट ड्रोन्स को छिपाकर रखा गया। और इन ड्रोन्स को लेकर ये सारे ट्रक रशिया की सीमा में दाखिल हुए और यहां से अपने अपने टारगेट्स की तरफ ये चलते चले गए। ये देखिए कैसे कैसे ये ट्रक रशिया में अंदर घुसे हैं। पूरा हमला इन ट्रकों के जरिए किया गया है। नए तरीके की रणनीति अपनाई गई है जिसके बारे में शायद किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। रशिया को शक है कि अगर ये ट्रक यूक्रेन से उसकी सीमा में 500 किलोमीटर से 4000 किलोमीटर तक अंदर आ गए तो जरूर इन ट्रकों की मदद रशिया में ही किसी ने की होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि अंदर कोई गद्दार बैठा ना हो। यानी वही हाफ फ्रंट जो रशिया में रहकर रशिया के ही खिलाफ काम कर रहा है। यूक्रेन ने रशिया में साइबेरिया के जिस एयरबेस पर हमला किया वो यूक्रेन की सीमा से 4300 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब यह हुआ कि जो ट्रक इन ड्रोन्स को यूक्रेन की सीमा से रशिया के इस एयरबेस पर लाया होगा उसे वहां पहुंचने में
कम से कम 3 से 7 दिन तो जरूर लगे होंगे, इससे ज्यादा भी हो सकता है। यानी इतने दिनों तक ये ड्रोन्स रशिया में एक ट्रक के अंदर रहे और इस ट्रक का ड्राइवर भी इन्हें कितनी आसानी से रशिया के सबसे संवेदनशील एयरबेस के बहुत निकट तक लेकर पहुंच गया। आज सवाल यह है कि रशिया की खुफिया एजेंसियों को कैसे इसके बारे में भनक तक नहीं लगी। यूक्रेन का दावा है कि पहले उसने इन ट्रकों की मदद से रशिया के अलग अलग एयरबेसेस के बहुत पास तक इन ड्रोन्स को तैनात किया। इसके बाद उसी इलाके में मौजूद 1 या 2 ड्रोन ऑपरेटर्स ने रिमोट कंट्रोल की मदद से उन लकड़ी के केबिन्स का ढक्कन हटाया जिनमें ये ड्रोन्स मौजूद थे, और फिर इन्हीं ऑपरेटर्स ने इन ड्रोन्स को रशिया के एयरबेसेस पर हमला करने के लिए लॉन्च कर दिया। और ऐसा दावा है कि उसके 4 एयरबेसेस पर खड़े 41 विमानों को नष्ट कर दिया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से की मदद से तस्वीरें बनाई हैं, इसलिए ये AI जनरेटेड तस्वीरें हैं जो आपको एक अंदाजा दे रही हैं कि ये हमला कैसे हुआ होगा। तो ये तस्वीरें असली नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इन्हें क्रिएट किया है आपके लिए, ताकि आपको एक हम अलग प्रकार का अनुभव दे सकें कि यह हमला किस प्रकार हुआ होगा। और आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, यह हमला कुछ इस प्रकार का होगा। ये एक सांकेतिक वीडियो है जो AI ने बनाया है हमारे लिए, और ताकि हम आपको ठीक से समझा सकें कि ये हमले कैसे हुए। जो लोग ये सोच रहे हैं कि रशिया का S-400 या S-500 एयर डिफेंस सिस्टम इन ड्रोन हमलों को रोक क्यों नहीं पाया, तो उसका कारण यह है कि यह हमला सही मायनों में हवा से हुआ ही नहीं था। रोकते कैसे? यह हमला तस्करी की मदद से हुआ है, स्मगलिंग की मदद से हुआ है, जिसमें ड्रोन्स की एक पूरी की पूरी खेप पहले रशिया की सीमा के अलग अलग सीमा में घुसी, उसके बाद रशिया के अलग अलग एयर बेसेस के पास ये ड्रोन लाए गए, और बाद में यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटर्स ने रिमोट कंट्रोल से इन ड्रोन्स को कंट्रोल करके रशिया की हवाई पट्टियों को और उस पर खड़े विमानों को उड़ा दिया। हमने यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए वीडियोस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस हमले का ये वीडियो बनाया है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि ये पूरा हमला कैसे हुआ। तो ये जो AI जनरेटेड वीडियोस हैं, इनका अनुभव हम आगे भी आपको नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, AI का इस्तेमाल करके आगे भी हम आपको इस प्रकार समझाने के लिए इस तरह के वीडियोस का उपयोग करते रहेंगे, ताकि आपका जो टीवी देखने का अनुभव है, आपका न्यूज़ को देखने का और समझने का जो अनुभव है, वो एक नया अनुभव अब आपको मिले। यूक्रेन का कहना है कि उसने इस हमले में 117 FPV ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। FPV ड्रोन्स का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन व्यू, और इन्हें कामिकाजे ड्रोन्स भी कहा जाता है या सुइसाइड ड्रोन्स भी इन्हें कहा जाता है। जैसे वीडियो बनाने वाले जो सामान्य ड्रोन्स होते हैं जिनसे वीडियोस बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा इन ड्रोन्स को भी कोई ना कोई नीचे से रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट करता है। उसी तरीके से इन ड्रोन्स को भी एक ऑपरेटर द्वारा रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित किया जाता है, और इन ऑपरेटर्स का इन ड्रोन से 20 किलोमीटर के दायरे में रहना आवश्यक होता है। 20 किलोमीटर के अंदर अंदर अगर इनका ऑपरेटर है तो वो रिमोट कंट्रोल से इन ड्रोन्स को ऑपरेट कर सकता है। सरल शब्दों में कहें तो यूक्रेन ने ना सिर्फ इन ड्रोन्स को रशिया में उसके एयर बेसिस तक पहुंचाया, बल्कि इनके ऑपरेटर्स भी इस हमले के दौरान वहीं कहीं बहुत पास 20 किलोमीटर के दायरे में मौजूद रहे होंगे। ये कितनी बड़ी बात है। ना सिर्फ ड्रोन पहुंचे, बल्कि ड्रोन को संचालित करने वाले ऑपरेटर्स भी वहीं पर थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि उनके सारे ऑपरेटर्स
हमले के बाद सुरक्षित वापस यूक्रेन लौट आए हैं और उन्होंने इस हमले को एक खास नाम दिया है और वो है ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब। स्पाइडर्स वेब का हिंदी में मतलब होता है मकड़ी का जाल। जिस प्रकार से मकड़ी बहुत ही सटीक तरीके से एक जाल बुनती है और ये जाल ऐसा होता है कि उसमें फंसा कोई भी कीड़ा भाग ना सके, ठीक वैसे ही राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन ने भी रशिया को एक जाल बनाकर उसमें फंसा लिया और रशिया पर इतना बड़ा हमला उन्होंने कर दिया। Блискуча операція проведена. На території ворога виключно. І відповідна кількість операторів дронів працювали. Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Діяли наші люди на території різних російських регіонів в 3 часових поясах. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели. Зараз вони в безпеці. Ті, хто нам допомагав. Дійсно, приємно, коли речі, які санкціонував ще рік і 6 місяців тому, працюють та забирають у росіян більше 40 одиниць стратегічної авіації. Продовжимо цю роботу. दुनिया भर के देश इसे राष्ट्रपति जेलेंस्की की एक बहुत बड़ी सफलता मान रहे हैं और इस हमले को लेकर 90% से ज्यादा जानकारियां असल में पश्चिमी मीडिया या यूक्रेन की तरफ से आ रही हैं। ये इसमें एक पेच है जिसको लेकर आपको सावधान रहना है। और इस पूरे मामले पर रशिया क्या कह रहा है, इसका जिक्र दुनिया के मीडिया में इस समय सबसे कम है। यानी रशिया का जो पक्ष है वो अभी किसी के सामने नहीं आया है। यूक्रेन का पक्ष सब जगह चल रहा है। जैसे यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रशिया के 41 विमानों को नष्ट किया है, लड़ाकू विमानों को, बॉम्बर्स को, और रशिया को इस हमले में 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान एक दिन में हो गया। जबकि रशिया का कहना है कि यह हमला हुआ तो है लेकिन उसमें उसे बहुत कम नुकसान हुआ है, जितना बताया जा रहा है उतना नहीं हुआ है और यूक्रेन के दावे सही नहीं है, यह रशिया का कहना है। यूक्रेन का यह भी दावा है कि उसके सारे ड्रोन ऑपरेटर्स सुरक्षित वापस लौट आए हैं, लेकिन रशिया ने कहा है कि उसने इन ड्रोन ऑपरेटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। यूक्रेन और पश्चिमी मीडिया का कहना है कि यूक्रेन ने रशिया के न्यूक्लियर बॉम्बर विमान, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर विमान और एयरबॉर्न कमांड सिस्टम को, एयरबॉर्न कमांड सेंटर को नष्ट कर दिया है। इनमें भी जो एयरबॉर्न कमांड सेंटर है, जिसे A50 कहा जाता है, इसकी अनुमानित कीमत 3,000 करोड़ रुपए है, जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। न्यूक्लियर बॉम्बर विमान को Tu-95 कहते हैं, जिसकी अनुमानित कीमत एक विमान की 430 करोड़ रुपए है, और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर विमान को Tu-22M कहते हैं, जिसकी अनुमानित कीमत है 600 करोड़ रुपए एक विमान की। ये दुनिया के सबसे खतरनाक बॉम्बर विमान हैं, जिन्हें यूक्रेन ने नष्ट करने का दावा किया है, लेकिन रशिया ने अब तक आधिकारिक रूप से इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। इस हमले से जुड़ी 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली बात, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि उनकी सेना ने यह हमला 1.5 साल की योजना और 1.5 साल की तैयारी के बाद किया है, और इससे पता चलता है कि यूक्रेन शांति वार्ता के साथ साथ इस हमले की योजना भी बना रहा था। आज भी तुर्की के इस्तांबुल में यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल और रशिया के प्रतिनिधिमंडल के बीच शांति प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, और दोनों देशों ने यह तय किया है कि वो अपने 1,000 युद्ध बंदियों को छोड़ देंगे। और यह पहली बार नहीं होगा, पिछले हफ्ते भी दोनों देशों ने एक दूसरे के युद्ध बंदी सैनिकों को रिहा किया था। तो आज भी जो शांति समझौते के लिए बातचीत हुई है दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच, ये अभी समाप्त हुई है, और इसमें बस इतना ही तय हुआ कि हम अभी कुछ और युद्ध बंदियों को छोड़ देंगे एक दूसरे के। दूसरी बात, इस हमले में रशिया के भी कुछ लोगों पर यूक्रेन की मदद करने का आरोप लग रहा है, और रशिया ने भी कहा है कि वो इस हमले का बदला तो लेगा ही, साथ साथ उन लोगों को भी ऐसी सजा देगा जिन्होंने रशिया का यह अपमान किया है कि वो हमेशा याद रखेंगे। ये रशिया ने कहा है, यानी रशिया के अंदर भी कुछ गद्दार हो सकते हैं। और तीसरा, इससे पहले रशिया जब भी यूक्रेन पर इस तरह के हमले करता था तो उस पर हमेशा पश्चिमी देश आर्थिक प्रतिबंध लगाते थे। पूरी दुनिया में रशिया की आलोचना होती थी।
रशिया को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अलग थलग कर दिया जाता था और रशिया के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में नए नए प्रस्ताव पेश किए जाते थे। लेकिन अब जब यूक्रेन ने यह हमला किया है तो उसके लिए यूक्रेन की कोई आलोचना नहीं हो रही, बल्कि यूक्रेन के हमले को इस प्रकार से पेश किया जा रहा है जैसे उसने इस बार रशिया को हरा ही दिया हो। Was die innerpolnische Stimmung angeht, da steht mir kein Urteil zu. Wir nehmen das zur Kenntnis, wir nehmen das wahr und wir hoffen, dass, wenn der Wahlkampf jetzt vorbei ist, auch wieder ein bisschen Gelassenheit und Vernunft einzieht und die deutsche, der Blick auf Deutschland wieder an Sachthemen gemessen wird und in eine ruhigere Beobachtung hineinkommt. इस हमले से यह भी पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आज के दौर में ह्यूमन इंटेलिजेंस को कम करके आंकना एक बहुत बड़ी गलती है। असल में रशिया के पास ऐसे रेडार थे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हैं, जो दुश्मन की हर चाल को इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इस हमले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि ह्यूमन इंटेलिजेंस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हथियारों को नाकाम कर दिया, पीछे छोड़ दिया और रशिया यही सोचता रह गया कि एयर स्ट्राइक एयर स्पेस से होगी, हवा से होगी, जबकि यूक्रेन ने तस्करी के जरिए अपने ड्रोन्स रशिया में भेज दिए और इतना बड़ा हमला कर दिया। तो इंसानी जो दिमाग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भारी पड़ गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित ये बड़े बड़े रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम ये सब धरे के धरे रह गए। इस हमले में यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किए गए एक ड्रोन की कीमत आप जानते हैं कितनी है? एक ड्रोन की कीमत लगभग 40,000 रुपए है। सिर्फ 40,000 रुपए का ड्रोन था और इस हिसाब से 117 ड्रोन्स को इस्तेमाल करने का टोटल जो खर्च आया होगा यूक्रेन का वो है लगभग 47 लाख रुपए। यानी पूरे हमले की जो कॉस्ट अगर आप एक तरीके से अगर ड्रोन की कीमत निकालें तो 47 लाख रुपए के आसपास के सारे ड्रोन इस्तेमाल हुए। ये जो पैसा है ये टेस्ला की एक औसत इलेक्ट्रिक कार से भी कम है। मतलब इतने पैसे में आपको एक इलेक्ट्रिक टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार मिल जाएगी, उससे भी कम पैसा इसमें लगा है। लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस के कारण आज यूक्रेन 47 लाख रुपए के ड्रोन से रशिया के 60,000 करोड़ रुपए के विमान और एयर बेसिस को नष्ट करने का दावा कर रहा है और ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी सीख भी है। इस हमले को एसिमेट्रिक वॉरफेयर का एक नया चरण माना जा रहा है। ये वो युद्ध प्रणाली होती है जिसमें एक तरफ एक ताकतवर देश होता है, एक ताकतवर सेना होती है जिसके पास बड़ी सेना, बड़ी अर्थव्यवस्था, महंगे और एक से एक आधुनिक हथियार है, और दूसरी तरफ एक छोटा देश है जिसके पास ना तो बड़ी सेना है, ना बड़ी अर्थव्यवस्था होती है और ना ही आधुनिक हथियार इस सेना के पास है। ऐसे कम शक्तिशाली देश जब अपने से कहीं मजबूत देश से युद्ध लड़ते हैं तो वो अलग अलग तरीकों का सहारा लेते हैं और दुश्मन को अपनी नई नई रणनीति से चौंकाते हैं। और यूक्रेन ने भी ऐसा ही किया है। हमेशा याद रखिए, जब एक छोटी सेना और बड़ी सेना के बीच युद्ध होता है तो शुरुआती चरण में कई बार ऐसा होता है जब बड़ी सेना को ज्यादा नुकसान होता है। बड़ी बात यह है कि फरवरी 2022 में, याद करिए 2022 के फ्लैशबैक में आपको लेकर चलते हैं। फरवरी 2022 में जब यह युद्ध शुरू हुआ था उस समय ऐसा अनुमान लगा रहे थे दुनिया भर के एक्सपर्ट और खुद रशिया यह कह रहा था कि रशिया की सेना यूक्रेन की सेना को एक हफ्ते के अंदर इस युद्ध में हरा देगी। एक हफ्ता लगेगा रशिया को। लेकिन आज इस युद्ध को 3 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है और अब भी ये दोनों देश युद्ध लड़ते जा रहे हैं। हालांकि दोनों देशों की हालत खराब है। अब तक इसमें न जाने कितने लाखों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं दोनों देशों के। दोनों देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो ब्लीड कर रही है, यानी बहुत कमजोर हो रही है। लोग परेशान हो रहे हैं। न जाने कितना बड़ा नुकसान दोनों का हो चुका है, फिर भी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। इसका एक बड़ा कारण यह है कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से बहुत मदद मिली है, वरना रशिया इतना समय नहीं लेता। पिछले 3 वर्षों में यूक्रेन को पश्चिमी देशों से 32,68,000 करोड़ रुपए के हथियार और आर्थिक मदद मिल चुकी है। सोचिए, 32 लाख करोड़ या फिर
ये इतने पैसे या तो मिल चुके हैं या ये मिलने वाले हैं, टोटल एस्टिमेट है। जबकि रशिया पर सिर्फ और सिर्फ दुनिया भर ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं और इसकी वजह से उसे अपना कच्चा तेल भी बहुत सस्ती कीमतों पर बाजार में बेचना पड़ा है। यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि रशिया के पास अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे मजबूत और बड़ी सेना है। रशिया की सेना पूरी दुनिया में नंबर 2 पर आती है। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर रशिया है, जबकि यूक्रेन की सेना पूरी दुनिया में 20वें नंबर की सेना मानी जाती है। तो ये जो युद्ध है ये दूसरी सबसे बड़ी सेना और 20वीं सबसे बड़ी सेना के बीच में है। और फिर भी ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना 3 साल तक इस सेना को नहीं हरा पाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक ये पूरा ऑपरेशन उनकी खुद की निगरानी में हुआ है और उनका यह भी कहना है कि इनमें एक स्ट्राइक तो ऐसी जगह से हुई जहां से रशिया की खुफिया एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस का दफ्तर बहुत ही करीब है। अब दिलचस्प बात यह है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राजनीति में आने से पहले सोवियत संघ की मशहूर खुफिया एजेंसी केजीबी के एक बहुत सफल जासूस रह चुके हैं, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की राजनीति में आने से पहले एक कॉमेडियन हुआ करते थे, एक एक्टर हुआ करते थे, जिन्हें एक टीवी सीरीज ने बहुत लोकप्रिय बना दिया था और इस टीवी सीरीज का नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल। इस टीवी सीरीज में राष्ट्रपति जेलेंस्की एक हिस्ट्री टीचर की भूमिका में थे जो बाद में एक राष्ट्रपति बन जाते हैं और असल जिंदगी में भी उनके साथ बिल्कुल यही हुआ और उन्होंने इसी टीवी सीरीज के नाम पर अपनी पार्टी बनाई और चुनाव जीतकर वर्ष 2019 में एक कॉमेडियन से यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति जेलेंस्की सिर्फ 6 साल से राजनीति में है, जबकि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पिछले 25 वर्षों से रशिया के सबसे बड़े नेता हैं, जिनमें वो 4 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति पुतिन 72 साल के हैं और राष्ट्रपति जेलेंस्की 47 साल के हैं और वो पुतिन से 25 साल छोटे हैं और उन्हें राजनीति का कोई अनुभव नहीं, देश चलाने का कोई अनुभव नहीं, युद्ध का कोई अनुभव नहीं, हथियारों का कोई अनुभव नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का कोई अनुभव नहीं। यहां आपको यह भी समझना होगा कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध भारत और पाकिस्तान के युद्ध से अलग है। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है, जबकि रशिया और यूक्रेन में रशिया तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है और रशिया के पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं, 4380। लेकिन यूक्रेन के पास एक भी परमाणु हथियार नहीं है। फिर भी वो रशिया से लगातार युद्ध लड़ रहा है और उसके नए हमले से ऐसा लगता है कि यूक्रेन को रशिया के परमाणु हथियारों का कोई डर है ही नहीं। और रशिया भी ये सारे परमाणु हथियार होते हुए भी, हथियार तो हैं उसके पास 4500 के आसपास, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये सिर्फ डराने के लिए हैं और उससे भी यूक्रेन डर नहीं रहा। इससे आप समझ सकते हैं कि रशिया दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति तो बन गया, लेकिन इस युद्ध में ये परमाणु हथियार उसके किसी काम नहीं आए, क्योंकि वो इनका इस्तेमाल तो कर नहीं सकता, लेकिन इन हथियारों से वो अपने दुश्मन को डरा भी नहीं पा रहा। दूसरा, यहां यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या रशिया के साथ विश्वासघात हुआ है, गद्दारी हुई है और क्या अमेरिका ने इस हमले में यूक्रेन की मदद की है। असल में वर्ष 2010 में रशिया और अमेरिका के बीच एक संधि हुई थी, समझौता हुआ था, जिसे न्यू स्टार्ट ट्रीटी कहते हैं और इस संधि के तहत दुनिया की सबसे बड़ी 2 परमाणु शक्तियां यानी अमेरिका और रशिया के बीच ये समझौता हुआ कि वो दोनों अपने परमाणु हथियारों को लेकर पूरी पारदर्शिता रखेंगे और अपने न्यूक्लियर बॉम्बर्स को ऐसे एयर बेसिस पर तैनात करेंगे जहां से दोनों देश एक दूसरे की सैटेलाइट से उन न्यूक्लियर बॉम्बर्स की पूरी निगरानी कर सकें और उन्हें खुले में पार्क किया जाएगा। और इन परमाणु हथियारों से दोनों देशों का कोई, इसका कारण यह था कि दोनों को कोई खतरा ना हो, दोनों देशों को यह पता रहे कि किस देश में परमाणु हथियारों को लेकर क्या चल रहा है, कहां पर यह रखे गए हैं, न्यूक्लियर बॉम्बर्स कहां पर पार्क्ड हैं। और इसी संधि के तहत रशिया ने एक निर्धारित स्थान पर अपने न्यूक्लियर बॉम्बर्स को पार्क किया था और जब न्यूक्लियर बॉम्बर्स को रशिया ने यहां पर पार्क किया, जब इनको खड़ा वहां पर किया हुआ था, तो वहां से अमेरिका के सैटेलाइट्स उन्हें देख सकते थे। लेकिन अब यूक्रेन ने इसी लोकेशन का फायदा उठाकर
इन न्यूक्लियर बॉम्बर्स पर हमला कर दिया। यहां यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो विमान नष्ट हुए वो सोवियत संघ के जमाने के थे और रशिया ने अब इन विमानों का निर्माण बंद कर दिया है। यानी अब रशिया इन विमानों को कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। वैसे भी ये पुराने विमान हो चुके हैं। और आखिर में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब तक इस हमले पर कोई भी औपचारिक बयान नहीं दिया है और वो इस हमले के बाद भी बिल्कुल निश्चिंत होकर इस तरह से अपने रोज के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं जैसे रशिया में कुछ हुआ ही ना हो। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आज ही की हैं, जिनमें राष्ट्रपति पुतिन ने बच्चों के अधिकारों को लेकर रशिया की प्रेसिडेंशियल कमिश्नर से बातचीत की और उनके चेहरे के हाव भाव जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि पश्चिमी मीडिया यूक्रेन के हमलों को जितना सफल मान रहा है वैसा ही रशिया भी मानता है। तो इस हमले के बाद राष्ट्रपति पुतिन अपनी रेगुलर बैठक कर रहे हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं। रशिया का कहना है कि हमला तो हुआ है लेकिन इसमें उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और राष्ट्रपति पुतिन ने भी इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस हमले के बाद होगा क्या और रशिया अब क्या करेगा। तो कुछ विकल्प हैं रशिया के पास। जैसे पहला विकल्प ये कि इस युद्ध का रुकना अब बहुत मुश्किल हो गया है। दूसरा, ये युद्ध अब और ज्यादा फैल सकता है और रशिया यूक्रेन में हमले बढ़ाने के साथ साथ नेटो देशों से भी अपना संघर्ष बढ़ा सकता है, क्योंकि रशिया इसका कारण यह है कि यूक्रेन को सारी मदद असल में पीछे से नेटो देशों से मिल रही है। तीसरा, रशिया के न्यूक्लियर विमानों पर हमला हुआ है, इसलिए वो जवाब में न्यूक्लियर हमला करने के बारे में भी अब सोच सकता है, हालांकि अभी ये असंभव सी बात लगती है। और चौथा, रशिया अब यूक्रेन पर खतरनाक हथियार इस्तेमाल कर सकता है जिनमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हो सकती है। यानी अब बड़ी मिसाइल से हमले शुरू कर सकता है रशिया और ये मिसाइल आज तक इस्तेमाल नहीं हुई है, लेकिन अब ऐसी आशंका है कि रशिया इस मिसाइल को अपने बेड़े से बाहर निकाल सकता है और अगर इस मिसाइल का इस्तेमाल हुआ तो यह युद्ध फिर एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, कई देशों को यह युद्ध अपनी चपेट में ले सकता है।